बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स वन ईद उल अज़हा स्पेशल। मैं हूं आसिफ खान और सबसे पहले आपको पैगाम मैं ये देना चाहूँगा कि ये बड़ी क़ीमती चीज़ है, इसका ज़रूर इस्तेमाल आपने करना है। आप वैक्सीनेटेड हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके बावजूद भी इसका इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। ख़ास तौर से जो कोविड की बढ़ती हुई शक्ल है, बदलती हुई शक्लें हैं, उनसे बचना है। हम सब ने भी, जो मेरे शुरका हैं आज के प्रोग्राम में, उन सब के पास भी मास्क है, सभी वैक्सीनेटेड हैं, लेकिन सिर्फ शो के लिए इसको उतारा गया है। तो मैं आपसे इसका इल्तिमास है कि ये काम आप ज़रूर करें। अब ईद की खुशियाँ मनाने का वक्त आया। ईद उल अज़हा, बड़ी ईद इसको कहते हैं, इसमें कुर्बानी की जाती है, इसका एक पैगाम है। उस पैगाम को भी याद ज़रूर रखें और उस पैगाम को लेकर मैं अपने शुरका से आपकी मुलाकात कराता हूँ। पाकिस्तान की स्पोर्ट्स इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम और पाकिस्तान की स्पोर्ट्स इंडस्ट्री के जो चंद पिलर्स हैं उनमें से एक, तकरीबन 40 साल का तजुर्बा, और बस इतना काफ़ी है इनके लिए कहना। इनके नाम से आप सब वाकिफ़ हैं, अब्दुल माजिद भट्टी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, बहुत शुक्रिया आसिफ। खैरियत से? ईद गुजर रही है, कैसी गुजरी? बस अभी तो आपको पता कि कोविड की सिचुएशन में ईद में वो लिबर्टीज़ नहीं है जो पास्ट में होती थी, लेकिन बहरहाल असल ईद जो है वो तो बच्चों की होती है कि बच्चे बहुत ज़्यादा जानवरों के साथ या खाने पीने में। अब हम लोग तो ज़ाहिर है वो स्टेज से गुज़र गए, लेकिन हमारा और आपका एक पुराना कर्ज था जो एक आपके प्रोग्राम में आने का वादा था, लेकिन चलें ईद के बहाने वो वादा आज पूरा हो गया। शुरुआत हुई है, अब आप प्रोग्राम में भी आपको बुलाता रहूँगा, आपसे राय भी लेता रहूँगा, आपसे रहनुमाई भी लेता रहूँगा। इनके साथ बैठे हैं नजीबुल हसनैन साहब, एंकर हैं ARY न्यूज़ पर और अपना शो कर रहे हैं स्पोर्ट्स रूम, जो तकरीबन मुझे तो याद है 2009 में शुरू हुआ था। पहले शारिक करते थे, फिर कोई और आए, और ये भी अब 5-6 साल इनको भी हो गए हैं। नजीबुल हसनैन साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, ईद मुबारक। ईद मुबारक आपको भी। और एग्जैक्टली 10 साल हो गए। 10 साल 2011 में शुरू किया था मैंने। अच्छा, तुमने 2009 में शारिक से लिया और शुरू किया। कैसे मिजाज हैं जनाब, कैसी गुजर रही है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आपको बहुत बहुत ईद मुबारक, आपके तमाम देखने वालों को बहुत बहुत ईद मुबारक। शुक्रिया। और तीसरे जो हैं वो भी किसी तारुफ के मोहताज तो नहीं है, अब्दुल गफ़ार साहब डॉन TV पे अपना स्पोर्ट्स शो करते हैं। वैसे डॉन TV से वाबस्ता हैं 10 साल से, और सहाफ़त में भी 10-12 साल हो गए हैं, लेकिन डॉन TV पे अपना शो रीप्ले इनका कई सालों से आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम आसिफ, आपको और सब लोगों को ईद मुबारक। ईद मुबारक हो। बड़े तैयार हैं यार आज। देखिए, आपने शो में बुलाया था और दोस्तों के शो में फिर बन सवर के जाना चाहिए। कितना बड़ा टाइम आपने इंतज़ार भी कराया मुझे यार आज। आई एम सॉरी, क्योंकि मैं थोड़ा दूर से आ रहा था। तो भट्टी साहब, कैसी गुजरती है ये ईद आपको? अब तो खैर कोविड आपने बता दिया, लेकिन किस तरह से गुजरती थी? बचपन की कुछ यादें बता दें। देखें, ईद ज़ाहिर है ये हमारे मज़हब में और हमारे कल्चर में ऐसा फेस्टिवल है कि साल में 2 ईदें आती हैं और दोनों ईदों के अलग अलग मज़े हैं। लेकिन ये जो ईद है, ज़ाहिर है इसमें पहले जानवर ख़रीद के लाना, फिर उसकी जितनी भी 4-5 दिन जानवर के साथ स्पेंड करना, फिर मेरे लिए, मैं देखें, मैं वो लम्हा नहीं दे सकता जब जानवर को ज़िबा किया जाता। मुझे, मेरे लिए ख़ास तौर पे वो जब ऊँट को निहार करते ना, वो तो मैं बिल्कुल नहीं देख सकता। लेकिन बहरहाल एक मजहबी फरीज़ा है, अदा तो करना है। लेकिन बहरहाल ईद आती है, गुजर जाती है, लेकिन अपनी पीछे हमेशा की तरह यादें छोड़ के चली जाती है। कुछ हमारे लोग जो पिछली ईदों में हमारे साथ नहीं होते, वो हमसे फिर बिछड़ जाते हैं, तो उनकी यादें आती हैं। लेकिन बहरहाल एक ईद का ऐसा त्यौहार है जिसको जब भी मनाते हैं इसका एक नया ही मज़ा है। फिर इसमें उम्र की कैद नहीं है, खाने पीने में ज़रूर खाने पीने में, लेकिन एक ईद के त्यौहार में कोई कैद नहीं है। चलो, तुमने आज बाल बड़े अच्छे बनाए हुए यार। मेरे बाल हमेशा ऐसे होते हैं। ये कैसे कैसे बनाते हो बाल इस तरह से? ये इसके लिए बड़ी मेहनत लगती है। आपको थोड़ा सा ब्लो ड्राई करके स्प्रे लगाना पड़ता है। तो नदीम खान हमेशा मुझे कहते हैं कि ऐसा लगता है जैसे पैकेट खोल के निकले। और कैसे मनाते हो ईद? किस तरह, जानवर वगैरह खरीदने में या इंटरेस्ट है तुम्हारा? अच्छा, मैं उन बहुत कम लोगों में से हूँ जिनको ना मंडी जाने का शौक है, ना मुझे कोई ऐसा शौक है कि
आपको आपको है? मैं नहीं जाता। नहीं, मुझे बिल्कुल भी जाने का शौक नहीं। मुझे इनफैक्ट बड़ा अजीब सा लगता है जानवर देखने जा रहे हैं, या लोग बहुत सारे होते हैं जो शौकिया घूमने जा रहे होते हैं मंडी, वो शौक मुझे नहीं है। लेकिन मेरे घर में थोड़ा सा चेंज इस वजह से है कि मेरी वाइफ को और मेरे बच्चों को बहुत शौक है, क्योंकि वो उनका बचपन पाकिस्तान में नहीं गुजरा है, वो सिंगापुर में रहती थी। तो जब वो पाकिस्तान आई तो उनको ये चीज़ बड़ी फैसिनेट करती है कि आप कोई बकरा ख़रीद के ला रहे हैं, उसकी टेक केयर कर रहे हैं और फिर उसके बाद कुर्बानी हो रही है। तो इस वजह से वो थोड़ा मेरे बच्चों में भी आई है, तो उनके साथ अब थोड़ा सा चेंज हो गया ये माहौल, और मैं भी थोड़ा उनके लिए इसमें एंजॉय कर रहा होता हूँ। अच्छा, अब्दुल गफ्फार तो दुम्बा लेके आते हैं अच्छा। हर साल, मुझे तो पता है इसका। दुम्बा इस दफा पेशावर दुम्बा से मेरा ताल्लुक है आसिफ भाई, और हमारा शुरू से ही जब हम कराची में उसकी बहुत सालों से हैं, तो दुम्बा एक नहीं वो भी दो, हमेशा के दो की जोड़ी लेकर आनी है। और बचपन में तो खैर बड़ा उनको पहले लाया जाता था, 15-20 दिन पहले। अब आपको पता है मसरूफियात, बच्चे भी मेरे छोटे हैं, शायद वो बड़े हो जाएंगे तो फिर संभालने वाले हों, तो अब 1 या 2 दिन पहले जाकर ले आते हैं। लेकिन है वाकई हमारी शुरू से एक है रवायत जो दुम्बे की। अच्छा, एक रिवायत अब्दुल गफ्फार की ये भी है कि हमेशा दुम्बा कढ़ाई ऑफर करते हैं और खिलाते नहीं। यार अच्छा चले, आप तो खुशनसीब है, आप खुशनसीब है, आपको ऑफर की, मुझे तो ऑफर भी नहीं की। नहीं, आज आप तीनों को ऑन एयर ऑफर है, और अगली अगली बकरीद पे अगली ईद पे नहीं, आप अगली मुलाकात जो है वो आप मुझे मेजबानी का मौका दीजिए। बिल्कुल चलेंगे, ऑन रिकॉर्ड हो गया, दे दें, तारीख रख लें। बिल्कुल 14 अगस्त को मिलते हैं। अगली छुट्टी हुई आएगी। अच्छा भट्टी साहब, छुट्टी से याद आया, आपका जो प्रोफेशन है उसमें तो छुट्टी उम्मन नहीं होती, तो ईदें आपकी काम पर भी गुजरी हैं, मुल्क से बाहर भी गुजरी हैं? जी हाँ, मैंने कुछ ईदें तो ईद उल अज़हा जो है वो जब पाकिस्तान न्यूट्रल वेन्यू पे यूई में खेलता था, तो मेरे ख्याल 2-3 ईदें वहाँ पर गुजरी। लेकिन वहाँ पता नहीं चलता, वहाँ आप फजर की नमाज के साथ ईद की नमाज हो जाती है, और उसके बाद हमारे यहाँ जिस तरह जानवर ज़िबा हो रहे हैं, खून फैला हुआ है, लोग जानवर लेके सड़कों पे जा रहे हैं, वहाँ तो इस तरह का माहौल ही नहीं है। मैंने फिर इंडिया में भी एक ईद उल अज़हा गुजारी थी, एक ईद उल फितर थी, मेरे ख्याल 2007 की जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी थी, और एक इंग्लैंड में भी गुजारी। लेकिन वहाँ भी ईद का पता नहीं चलता, लेकिन ईद का जो मज़ा हमारे अपने मुल्क में और अपने घर में होता है। अच्छा, मुझे भी जानवरों से कोई ऐसा शौक नहीं रहा, और मैं इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि मेरे जो वालिद साहब थे, अल्लाह की मग़फ़िरत फरमाए, वो जानवरों के डॉक्टर थे। अच्छा। तो हाँ, तो उनके पास बिल्ली से लेके शेर तक हर किस्म के जानवर इलाज करवाते थे। लेकिन मुझे कभी इस चीज़ का शौक नहीं रहा। अभी भी मोहल्ले में लोग गाय देखने जा रहे हैं, बकरे देखने जा रहे हैं, या जानवरों को टहला रहे हैं। मुझे इस चीज़ का, मुझे भी बड़ी इंटरेस्टिंग का बात तो है। बिल्कुल शौक नहीं आपको शौक नहीं है, घर में हर तरह का जानवर बचपन से आप देख रहे हैं, फिर भी शौक नहीं? बस वो या तो फिर देख देख के शौक पूरा हो गया। मेरे वालिद साहब के ना सिंध के छोटे छोटे शहरों में पोस्टिंग रही, तो शायद ये वजह थी कि बिल्कुल मुझे आज भी शौक नहीं है। सिर्फ वो एक जो फरीज़े की हद तक है, अदरवाइज वो जानवर को ख़रीद के लाना या टहलाना, वो इस चीज़ का मुझे भी नहीं। मेरा बेटा है, उसकी भी यही है कि उसको भी बिल्कुल इन चीज़ों का शौक नहीं है। मेरा बेटा तो बस, उसको तो जानवर मिल जाए कोई, वो तो नहीं रहा। ईद से पहले दिनों में तो वो पेपर्स भी चल रहे थे, तो पेपर्स ख़त्म हुए ईद से 3 दिन पहले, 4 दिन पहले, उसके बाद से तो वो हमें भी नहीं मिला। अच्छा नजीब, तुम लोग एंकर्स हो, दोनों से ये सवाल होगा, कितनी मुश्किल होती है, ईद के शोज़ भी स्पेशल करने पड़ते हैं यार? क्या टॉपिक छेड़ दिया। बहुत ज़्यादा इसकी पहले से ना प्रिपरेशन होती है कि ईद के स्पेशल शो करने हैं, और ऑब्वियसली आपका चैनल भी ये चाहता है कि बड़े नाम हो, बड़े गेस्ट हो, और फिर किसी को आप ईद के दिनों में जिस तरह के उनके बिजी स्केड्यूल होते हैं वो भी अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करना चाहते हैं। या आजकल तो आप देखें कोविड की वजह से कोई प्लेयर अवेलेबल ही नहीं होता, सब पूरा का पूरा स्क्वाड जो है वो इतना बड़ा हो जाता है, और वो सब बाहर, इस वक्त भी बाहर हैं सारे प्लेयर्स, तो उसमें प्रॉब्लम होती है गेस्ट की तलाश में। और फिर वो एक डिफरेंट किस्म का शो आपने करना भी होता है, रूटीन से हट के उनके साथ उनकी लाइव डिस्कस करना, और हर बार एक नया गेस्ट आपको चाहिए, तो ये थोड़ा मुश्किल काम है। मेरा ख्याल है गफ़ार को भी ये प्रॉब्लम आती होगी। कभी ऐसा हुआ कि लास्ट मोमेंट पे गेस्ट ने मना कर दिया, उसका आप क्या करोगे? आसिफ, आप तो मुझसे ज़्यादा पहले से शोज कर रहे हैं, और आई थिंक नजीब को भी आइडिया है
तो ऐसे मौके पर आई थिंक भट्टी साहब भी एग्री करेंगे कि जो आपके चैनल के रिपोर्टर्स हैं, तो मैं चूंकि अपनी डेस्क को भी हेड करता हूं, तो मैंने अपने दोनों रिपोर्टर्स को हर हाल में नहीं, हमारे स्टैंड पर रखा होता ये है। तो नॉर्मल शो है ना। जी जी जी। नॉर्मल नहीं, ईद का शो। ईद के शो में देखें यूजली आप एक आध कोई रिकॉर्डिंग भी रख लेते हैं, एक तो ये फायदा आपको होता है कि एक आध चीज़ आप रिकॉर्ड करके चला देते हैं जो लाइव वाला है। लेकिन आप ठीक कह रहे हैं कि उसमें जैसे नजीब ने कहा कि ऑब्वियसली आपको ईद के लिहाज से अच्छा गेस्ट चाहिए होता है और अच्छी बात हो रही हो, तो फैमिली टाइम है प्लेयर्स का, वो थोड़ा सा रिलेक्टेंट होते हैं। लेकिन मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि इस ईद पे जैसे पाकिस्तान की टीम नहीं खेल रही, तो ये 3 दिन फिर अगर आप घर पे हैं या ऑफिस में गुजारना भी मुश्किल हो जाते हैं कि क्रिकेट थोड़ी बहुत चाहिए। क्योंकि हम साफ ही पता नहीं अब ये कॉम्प्लीमेंट है या मैं समझूंगा नेगेटिव बात है कि हम छुट्टियों में उल्टा बोर हो जाते हैं। अगर आप टीवी में मैच देख रहे हैं तो उसका मजा है। और आई थिंक मुझे याद पड़ता है ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान ने एक वीबी सीरीज का मैच था, सकलैन मुश्ताक और आई थिंक वकार ने इंडिया के खिलाफ मैच फिनिश किया था, छोटी ईद या बड़ी ईद। तो मुझे तो ज़्यादा ये होता है कि ईद के दिन को मैच आ जाए बस, ताकि हम उसको एंजॉय कर लें, वरना मुझे बोरियत हो जाती है थोड़ी। अच्छा भट्टी साहब, ये कह रहे हैं कि आपका भी प्लेयर से इंटरेक्शन रहता होगा। थोड़े से पीछे के प्लेयर 10, 12, 20 साल कर लें, वो प्लेयर्स और आज के प्लेयर्स, कितना गैप आया है साफ़ी और प्लेयर्स में? देखिए, वो प्लेयर मेरे ख्याल में ज़रा ज़्यादा सोशल थे। आज के प्लेयर इतने सोशल नहीं है। ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, फिर सोशल मीडिया की वजह से भी वो थोड़ा डिस्टेंस बढ़ गया है। पहले ऐसे नहीं था। पहले बहुत ज़्यादा प्लेयर जो थे ना वो फ्रेंडली थे। प्लेयर भी कौन, इंज़मामुल हक, मोहम्मद यूसुफ, शोएब अख्तर, वसीम अकरम, वकार यूनुस, ये मुश्ताक अहमद, सकलैन मुश्ताक, राशिद लतीफ़, मोइन खान, ये बड़े फ्रेंडली थे। ये आज के दौर के प्लेयर थोड़ी सी, अगर आपके साथ किसी के साथ ताल्लुक़ है तो ठीक है, अदरवाइज़ प्लेयरों से मेरे ख्याल अब मेल मिलाप इतना आसान नहीं है। वो खुद भी ज़रा डिस्टेंस रखते हैं, हमें भी रखना पड़ता है। फिर ये जो मोबाइल के कैमरे आ गए हैं, उन्होंने और दूरियां पैदा कर दी हैं। वो डरते भी हैं ऐसा ना कि कोई ऐसी बात रिकॉर्ड हो जाए जो। अच्छा, मैं इसमें एक चीज़ पूछना चाहूँगा भट्टी साहब से। मुझे ऐसा लगता है कि रोल मॉडल्स की भी कमी है। जिन जिन लॉट की आप बात कर रहे हैं, उन्होंने अपने सीनियर्स से सीखा था प्रेस को डील करना, लोगों को डील करना, मीडिया को डील करना, आपके ताल्लुकात सबके साथ कैसे बने हैं, वो अपने सीनियर से सीखते थे। जिनके नाम भट्टी साहब ले रहे हैं, शाहिद आफरीदी भी हम भूल गए। शाहिद आफरीदी तो भट्टी साहब से बहुत क्लोज, वो तो बहुत फ्रेंडली था। वो हमारे साथ भी तो वर्ल्ड कप जो बाहर हुए हैं श्रीलंका में, वो खाने में बुलाते थे। बिल्कुल। तो इन लोगों को जो रोल मॉडल्स मिले वो इमरान खान जैसे लोग मिले ना। फिर उनके बाद ये वाली लॉट आई। अब इस लॉट के जाने के बाद फिर रोल मॉडल्स की कमी रही। कोई इनको गाइड करने वाला ऐसा नहीं मिला जो इनको बताया कि मीडिया आपकी लाइफ का, आपके करियर का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। आपकी एक लाइफ जो ग्राउंड में आप खेल रहे हो वो एक अलग है और मीडिया से डीलिंग एक अलग है। इस वक्त आप बहुत सारे लोगों को, आई डोंट वांट टू टेक नेम्स, जो बड़े बड़े प्लेयर्स भी हैं, उनको मीडिया को हैंडल करना नहीं आता, उनको टीवी पे बात करना नहीं आती है। तो इस वजह से वो गैप आ रहा है, रिलक्टेंट हो रहे हैं। नजीब जो कह रहे हैं उसको और थोड़ी वजाहत कर दूं कि पिछले दिनों जब पाकिस्तान इंग्लैंड से पहला वनडे हारा तो बाबर आजम ने एक जुमला अदा किया कि घबराना नहीं है। अब उसको ये नहीं समझ में आया। भट्टी साहब, ये आपका किस्सा है, हकीकत है। इस पर मजीद बात करेंगे। एक ब्रेक ले लूँ, ब्रेक के बाद नजीबुल हसनैन, अब्दुल गफ्फार और माजिद भट्टी साहब के साथ दोबारा हाजिर होता हूँ। वेलकम बैक टू द प्रोग्राम, स्पेशल प्रोग्राम फॉर ईद उल अज़हा। मेरे साथ स्पेशल लोग हैं। अब्दुल माजिद भट्टी साहब कुछ कह रहे थे, अपने तजर्बे के हवाले से कुछ बता रहे थे ब्रेक से पहले। मैं आसिफ ये कह रहा था कि बाबर आजम ने कहा कि घबराना नहीं है। अब इमरान खान ने जो कहा था घबराना नहीं है, और बाबर आजम उसको जहाँ लिंक कर रहे हैं, वो उसका कोई आपस में जोड़ ही नहीं है ना। तो उनको, ये जो इस वक्त के प्लेयर हैं, इनको पता ही नहीं कि किस जुमले को कहाँ किस अंदाज में अदा करना है। पुराने जो प्लेयर थे, मैं आपको छोटा सा वाक़या बताऊं। एक पाकिस्तान के फास्ट बॉलर थे मोहम्मद खलील, उनका डेब्यू हुआ 2004 में गालिबन सिडनी में। फिर सेकंड टेस्ट मैच उन्होंने खेला 2005 में कलकत्ता में, उसमें ड्राविड और लक्ष्मण ने बहुत मारा, गालिबन 150 या 200 रन दे दिए, खलील ने विकेट नहीं ली। अब इंज़मामुल हक मैं बता रहा हूँ कि उन प्लेयर्स का और इन प्लेयर्स का आप IQ लेवल देखें। इंज़माम से एक इंडियन जर्नलिस्ट सवाल कर रहे हैं कि इंजी भाई ये बताएं कि मोहम्मद खलील ने कैसी बॉलिंग की। अब इंजी ये कह रहे हैं कि यार उसने बॉलिंग की कब,
जब करेगा तो मैं बताऊंगा, दूसरे को कहना आप सवाल पूछें। तो मतलब उनका सेंस ऑफ ह्यूमर कह लें या, तो ये हमारे ये करंट प्लेयर हैं, इनको आप देखेंगे इनको पता ही नहीं कि कौन सी बात कहाँ करनी है और क्या करनी है, वो उल्टी। अच्छा फिर आज का दौर सोशल मीडिया का दौर है, आप देखें 1 मिनट में ट्विटर पे इंस्टाग्राम पे चीज़ें पोस्ट हो जाती हैं, तो उससे मामला और ख़राब हो जाते हैं। खलील ने बॉलिंग की कितना अच्छा खेला है। ये इसकी क्या वजह है? बहुत ज़्यादा उनको पढ़ाया लिखाया जाता है, यानी बताया जाता, मीडिया मैनेजर भी तो कितने सारे हैं, सबका दबाव है, ये वजह है? मुझे ऐसा लगता है कि ये जो इस वक्त पीसीबी का मीडिया डिपार्टमेंट है ना, वो कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करता है और एक्स्ट्रा वीडियोस बना रहा है और चीज़ें कर रहा है। उससे ज़्यादा ज़रूरत है कि आप इनको थोड़ा सा समझाएं, इनको ब्रीफ करें कि मीडिया को हैंडल किस तरह से करना है। ये फेक वीडियोस की ज़रूरत नहीं है, उनको ये डील करना सिखाया जाए। थोड़ी उनको एक लैंग्वेज का भी अगर प्रॉब्लम हो रहा है, देखिए दुनिया में हम बार बार एक बात करते हैं कि ठीक है इंग्लिश एक ऐसा मीडियम है जो सारी दुनिया में समझा जाता है, तो इस वजह से इंग्लिश इंपॉर्टेंट है, बट ज़रूरी नहीं है। अगर वो उर्दू में कंफर्टेबल है वो उर्दू में बात करे, और हम तो अपनी प्रेस की बात कर रहे हैं, तो उनसे उर्दू में बात करने में भी क्या प्रॉब्लम है। और जो भट्टी साहब ने बताया वो जुमला उर्दू का ही है ना, कोई ऐसी बात तो नहीं है कि आप लैंग्वेज की वजह से फंस रहे हैं। आप फंस इस वजह से रहे हैं, आप रिलेक्टेंट इस वजह से हो रहे हैं कि ये पीसीबी का मीडिया इनको बहुत ज़्यादा ब्रीफ कर रहा है, ये ओवर ब्रीफ करने की वजह से वो घबरा रहे हैं। अब किसी प्लेयर का फेवरेट प्लेयर है रोहित शर्मा, वो पहले से बोल देते हैं इंडियन प्लेयर का नाम नहीं लेना, अपने प्लेयर का नाम लेना। ये क्या है? अगर है तो है, अगर विराट कोहली पसंद है तो पसंद है, इसमें बुरी बात क्या है? तो क्या है? देखिए भट्टी साहब ने जो बात की ना, ग्रेट इंतजामुल हक की, और हमने बहुत किस्से पढ़े हैं वसीम अकरम के, वक़ार यूनिस के, इनकी बरजस्ता बात करना। देखिए मुझे बुनियादी फ़र्क ये दिखाई देता है कि वो जो टीम थी ना 90s की, वो थी स्टार, मतलब सारे स्टार पावर्स और बड़े नाम। तो मुझे लगता है कि उनकी परफॉर्मेंस इतनी बड़ी थी ना, तो ग्रूमिंग, वो पर्सनैलिटी, कॉन्फिडेंस, वो जो एक मीडिया हैंडलिंग है, वो खुद ब खुद बाबर आजम आ की जाती है। performance देखिए है ना। बाबर आजम की परफॉर्मेंस मैं गफ्फार से डिसएग्री करता हूँ मैं- कि इसमें आप किसी पे मुसल्लत नहीं कर सकते। एग्जैक्टली इंजमाम उल हक कोई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़े हुए इमरान खान नहीं थे, अच्छा भट्टी साहब इसमें मेरा पॉइंट करंट लेकिन प्लेयर्स के उनका लिए है। सेंस ऑफ ह्यूमर। नहीं, जो आप बात करें ना, आई अग्री विद भट्टी साहब। अच्छा इसमें मेरा एक आर्गुमेंट है। एक सेकंड बस, ये जो आप बात कर रहे हैं ना कि कपिल देव बहुत बड़े प्लेयर थे, अब बात परफॉर्मर की आ रही है ना, बहुत बड़े प्लेयर थे, लेकिन वो छुपते थे, मैन ऑफ द मैच में डरते थे शुरू में कि उनसे बात नहीं की जाती। हमारे बहुत सारे, हाँ हमारे भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं। तो परफॉर्मेंस से की वजह से नहीं, ये या तो आप अंदर से आपके आता हो कॉन्फिडेंस, या आपके सीनियर्स ऐसे हों जो आपको कहते हैं आप बोलो जो दिल चाहे बोलो, 2 बार गलत बोलोगे ठीक हो जाओगे। ने कहा था कि चंद प्लेयर्स हैं जो हेडलाइन देके उठते हैं, आज का कोई प्लेयर ऐसा नहीं है जो हेडलाइन देके। अब मैं आपको बताऊं कि 2005 में हम लोग इंडिया गए, मैं और वहीद खान, वो मेरे ख्याल में कोची से विशाखापट्टनम जाना था, ट्रेन का कोई 2 दिन का सफ़र था। तो जो टीम चार्टर्ड प्लेन पे जा रही थी, तो हमने उनसे बात की, उन्होंने कहा कि $200 लगेंगे। हमने कहा यार हम भी इसमें, तो हमने भी चांस लिया। मैंने कहा चलें, तजर्बा है कि इंडिया और पाकिस्तान की टीमों के साथ चार्टर्ड प्लेन पे बैठ गए। तो जब फ्लाइट अनाउंस हुई, अब हम जाने लगे, तो हमने देखा पहले प्लेयर जा रहे हैं, तो हमारे आगे शाहिद आफरीदी चल रहे थे। तो शाहिद आफरीदी ने ऐसे ही ज़रा कनखियों से जब देखा तो सचिन बराबर में आ रहा था, तो उसने ऐसे इशारा किया कि ना आइए। उसने सचिन को आगे रिस्पेक्ट देके कि आप आगे चलें। तो पीछे युवराज सिंह आ रहा था, उसने कहा लाला कभी हमें भी इस तरह कह दिया करो। तो अब ये 2005 में शाहिद आफरीदी उसको कह रहे हैं अबे तो इतना बड़ा प्लेयर तो बन जाए कि मैं तुझे ऐसे कहूँ। तो मतलब इन प्लेयर्स की एक सोचने का अंदाज, बात करने का अंदाज, इन प्लेयर से इंडिया वाले भी घबराते थे। आज आप देखें, आप पाकिस्तान इंडिया का भी जब वर्ल्ड कप में 2019 में मैच हुआ, तो एक तरफ विराट कोहली की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लें, दूसरी तरफ पाकिस्तान के पास उसके हम पल्ला प्लेयर ही नहीं था जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता। तो मिकी आर्थर ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। ये अच्छा मैं जो उसमें पॉइंट था ना, वो भट्टी साहब मेरा ये था कि आजकल के प्लेयर्स को जब मैं देखता हूँ ना कि हम इंटरव्यूज के लिए बात कर रहे होते हैं, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वाले प्लेयर्स को तो आपको पता है कि वो हम उन्हें हाथ नहीं लगा सकते, वो तो पीसीबी के थ्रू होता है। लेकिन परफॉर्मेंस अच्छी ना आसिफ भाई, तो फिर राजी हैं, बात भी कर लेंगे, इंटरव्यूज भी हो जाएंगे, गपशप भी हो जाएगी। परफॉर्मेंस नहीं है तो यार अभी रुक जाएं,
मैं उस एंगल से बात कर रहा था कि वो चूंकि इतने बड़े परफॉर्मर थे, मुझे लगता है कि वो उन्होंने रिस्पेक्ट अर्न की थी। वसीम अकरम, वकार यूनुस, सकलैन मुश्ताक, नेम इट। आप उस 99 की टीम को देखिए, पूरे 90s में वो एक 10-10, 12-12 साल खेलते हैं। आप खेलते खेलते चीज़ों को सीख जाते हैं। अब इन आउट होता है, परफॉर्मेंस अप एंड डाउन है, कॉन्फिडेंस खेल में नहीं है तो बाद में कहाँ से आएगा। ये है सर मेरा पॉइंट, कि जब परफॉर्मेंस अच्छी होती है तो फिर आप थोड़ा सा दिल गुर्दा आपका ज़रा मजबूत होता है, तो फिर आप ज़रा गपशप भी मार लेते हैं मीडिया माहौल से। ऐसे हैं हसन अली की अगर आप मिसाल देखें, बिल्कुल है। ही नोज हाउ टू हैंडल मीडिया, अगेन उसकी परफॉर्मेंस भी है। तो मैंने ये नहीं, देखा कई है बार वो हैंडल करता है, कई बार मिस हैंडल करता है, बिल्कुल। उसके दोनों। लेकिन वो एनिमेटेड है ज़रा, वो ही नोज की थोड़ा सा ज़रा होना चाहिए। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी अच्छी गपशप लगा लेते हैं कोई। लेकिन अगेन अगर आपकी परफॉर्मेंस नहीं है तो सवाल भी टेढ़े होते हैं ना नजीब, तो फिर उसके जवाब भी टेढ़े आते हैं। अगर परफॉर्मेंस अच्छी है तो फिर हंसी मजाक हो जाता है। ईद की तरफ वापस हाँ। बटी साहब, क्या शौक है आपको इस ईद पे, खाने का क्या शौक है? देखिए, खाना तो हम लोगों की, आप सेहत देख लें और हमारा कल्चर देख लें, तो खाने के बगैर तो हम लोगों की जिंदगी सियालकोट से है नामुकम्मल है। हाँ, शोएब मलिक अब नजीब चूंकि आपको पता है कि एक तो जवान भी हैं, फिट भी हैं, जिम, हाँ नौजवान। मतलब मैं आसिफ बैठे हैं, इनको सिर्फ नजीब भाई जवान है, नजीब भाई को ये तो इतराज हो गया हमारा। नजीब देखें, हम सब में हाँ फिट हैं ये माशाल्लाह, फिट हैं। और अरे कोई टिप्स तो याद है ना? जी, मैं शागिर्दी इख्तियार की हुई है। हमारा एक टूर था कोयटा का, जिसमें मैं जिम में गया इनके साथ। मैं जिम, इन्होंने मुझे कहा कि मुझे कुछ एक्सरसाइजेस बताइए, कुछ थोड़ा सा फिटनेस का। स्क्वॉश करने के लिए गए थे जी, कवर हम स्क्वॉश करने गए थे और आप भी हमारे साथ सारा थे कुछ ही उसमें। कवर करके आए हैं। तो उसमें मैं जिम पहुंच गया, भट्टी साहब सुनिएगा, मैं जिम पहुंच गया, गफ्फार साहब वहाँ है ही नहीं। ये कोई गुजर गए 15 मिनट 20 मिनट, उसके बाद ये जीन्स वीन्स में आ गए। मैंने कहा ये क्या है? क्या आज तो मैं देखूंगा। मैंने कहा मैं देखने आया तो करते क्या हो। फिर वो देखने के बाद मैंने कहा नहीं ठीक है यार, बस ऐसे ही ठीक है। जिम एक दिन पहुंच जाओ तैयार हो गए, हाँ, ये उसूल है, देखने बिल्कुल। नहीं जाना। तो भट्टी साहब उसी तरह आता हूँ, खाने पीने का आप बता रहे थे कुछ। देख, खाने पीने का तो बहुत शौक है जाहिर है, लेकिन फिर जब आप 50 क्रॉस करते हैं तो उसके बाद ये है कि सुपर ओवर भी जिंदगी का शुरू हो चुका होता है। तो नहीं, वो मतलब बंदे को थोड़ा बहुत ख्याल रखना जरूरी है बहुत। देखिए, हमेशा से एक कहावत है, यू आर व्हाट यू ईट। आप एक्सरसाइज जो है वो जितनी देर करते हैं वो उतनी ही देर है। जो बाकी पूरा दिन में आप क्या करते हैं, एग्जैक्टली, और आपकी सेहत जो है वो किचन में बनती है, जिम में नहीं। तो आपने अपने अपना नहीं, खाने पीने से, खाने पीने का जो आप खाने पीने का ख्याल रखते हैं उससे होता है, तो वो बहुत ज़रूरी है। तो आपने पंजाब में सियालकोट से आपका ताल्लुक है, वहाँ कुछ ईदें गुजारी होंगी आपने, क्या अच्छा, फर्क है? एक आध ईद वहाँ गुजारने का मौका मिला। अब हमें जितनी ईद की एंजॉयमेंट अपने शहर में, कराची में, क्योंकि हम इसी शहर में पले बड़े, यहीं हमने अपना प्रोफेशन शुरू किया, तो यहाँ एक अलग ही मज़ा है। हमारा दोस्तों का हल्का भी यहाँ पर है। लेकिन पंजाब में जाना होता है, कभी कोई ऐसी कोई ख़ानदान का कोई फंक्शन हो गया या कोई ऐसे को गमी का कोई मौका हो, उसी दौरान ईद भी आ जाती है। तो लेकिन जो अपने शहर में ईद का मज़ा है वो शायद कहीं और। अच्छा, आपका दोस्त कौन है इस प्रोफेशन में? वहीद भाई के साथ आप बहुत नजर आए, टीवी प्रोग्राम भी आपने किए, ठंडा गरम तो आइकॉनिक प्रोग्राम है। कौन है आपका सबसे अच्छा दोस्त? देखिए, तो आपने फंसा दिया, क्योंकि इतने सारे दोस्त हैं भट्टी साहब के। 4-5 नाम लेने पड़ेंगे, खुश करना पड़ेगा सबको। देखिए, मैंने इस प्रोफेशन में जिन लोगों को रोल मॉडल भी बनाया और मेरी बेतकल्लुफ़ी आज भी उनसे है और मैंने उनसे सीखा भी बहुत ज़्यादा। एक तो वहीद खान आपने नाम लिया, दूसरा समी बर्नी, समील हसन जो पीसीबी में डायरेक्टर मीडिया हैं। क्योंकि हम लोग तो प्रिंट के दौर के लोग हैं। उस ज़माने में 3 ही बड़े अखबार होते थे पाकिस्तान में, जंग, डॉन और न्यूज़। तो कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा था कि अगले दिन ये देखते थे कि कौन ख़बर में किससे बाजी ले जाता है। लेकिन जो चीज़ मैंने वहीद खान से सीखी, वहीद खान बाज़ दफ़ा ख़बर को रीचेक नहीं करते थे, लेकिन ख़बर के मामले में वहीद खान का जितना, वो कहते हैं ना, वो ख़बर को सूंघ लेता था। अब शायद, और वहीद का मुताला देखें, आज के दौर में विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, हमारे शायद यंग लोग नाराज़ हो जाएं, आजकल हमारे जो नौजवान लोग हैं जो बड़े बड़े इदारों से मुंसलिक है, पढ़ने का रुझान नहीं है।
दोपहर को 2:30-3 बजे भी आप किसी से पूछेंगे कि यार आज आपने देखा फला अखबार में क्या खबर छपी, तो वो अखबार पढ़ते नहीं है। मैं बताऊं, मैं जिस इदारे से वाबस्ता हूं, हमारे ओनर थे मीर जावेद रहमान, साल डेढ़ पहले उनका इंतकाल हो गया। हम सुबह 10 बजे ऑफिस में मीटिंग होती थी, जावेद साहब मीटिंग प्रिजाइड करते थे और वो जितने अखबारात आते थे जावेद साहब पूछते थे कि फ़ला अखबार में क्या छपा, ये खबर आपने क्यों नहीं दी। तो वो अखबार पढ़ने का मैंने जब जंग ग्रुप ज्वाइन किया 94 में और अल्हम्दुलिल्लाह 2021 में भी उसी इदारे से वाबस्ता हूँ, तो उस इदारे में ये चीज़ सीखने का बहुत मौका मिला। कहने का मकसद ये है कि जो मुताला है ना, अगर आप पढ़ेंगे तो पढ़ने से भी आपको बहुत सारे नए आइडियाज़ मिलते हैं, नई खबरें मिलते हैं। आज के जो नौजवान हैं ना, वो टैलेंट वाइज तो बहुत बासलाहियत हैं, लेकिन बस वो पढ़ने से जी चुराते हैं, जिसकी वजह से मसाइल पैदा होते हैं और बहुत सारी चीज़ें जो उनकी दस्तरस में होती हैं वो दस्तरस से बाहर हो जाती हैं। बहुत खूबसूरत बात की भट्टी साहब ने, इसी पे मैं ब्रेक लूँगा। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स वन स्पेशल। मेरे साथ भट्टी साहब बैठे हैं, अब्दुल माजिद भट्टी, उनके साथ नजीबुल हसनैन और गफ़ार साहब भी बैठे हैं। नजीबुल हसनैन साहब, आप बड़े ठंडे मिजाज के मशहूर हैं वैसे, कभी हुई कोई गर्मा गर्मी बड़ी किसी प्लेयर के साथ, सोशल मीडिया पे किसी फ़ैन के साथ? अरे सोशल मीडिया पे तो बहुत बुरा अक्सर हो जाता है क्योंकि सोशल मीडिया मुझे ऐसा लगता है कि स्पेशली ट्विटर एक ऐसा मॉन्स्टर है जो अनलीश हो गया है कि हर आदमी को ऐसा लगता है कि वो अपने घर की सेफ्टी में बैठ के किसी को भी कुछ भी कह सकता है। तो इस तरह की चीज़ें बहुत हो जाती हैं। असल में मेरे साथ एक बार हो गया और मुझे आज ऑन एयर ये कह रहा हूँ कि शायद मेरी ही गलती है कि आपको याद हो फॉर्मर फास्ट बॉलर वेंकटेश प्रसाद, वो बार बार आमिर सोहेल की तस्वीर लगा देते थे आउट होने की। तो 96 वर्ल्ड कप का क्वार्टर फाइनल, तो उसमें मुझे एक दिन मैंने उनको नीचे रिप्लाई कर दिया कि क्या यही अचीवमेंट है, बार बार एक ही तस्वीर लगा रहे हैं। तो उन्होंने मेरा नाम लेके कहा कि नजीब भाई नहीं, इसके अगले वर्ल्ड कप भी मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था और अपने स्टैट्स लगाए। तो वो कोई 3,500 रीट्वीट हुई। तो काफ़ी मुझे अच्छे अल्फाज सुनने को मिले। अच्छा, तो कुछ लोग बर्दाश्त कर जाते हैं अगर तनकीद हो रही है, कुछ लोग पे असर नहीं होता। गफ़ार, तुम किस कैटेगरी में हो? देखें, एक दो दफ़ा मुझे सिर्फ जो है ना वो तनकीद से आना पड़ी, तो मुझे तो लगा कि रात की नींद मतलब मुझे नहीं आ रही कि मैंने गलती की। और वो गलती क्या थी, बेसिकली आपको याद होगा जब पाकिस्तान की टीम न्यूजीलैंड टूर पे गई थी, हालिया बात है, तो 6 प्लेयर्स के टेस्ट पॉजिटिव आए थे। तो मुझे कहीं से नाम पता चले, मैंने 6 के 6 मुझे पता चला, मैं कहा चले शायद बाकी दुनिया में होता है। मैंने ट्वीट तो कर दिए और उसके बाद पता नहीं मुझे 2-3 घंटे किसी काम में लग गए, तो मैंने देखा भी नहीं कि क्या हुआ। मैंने कहा चले नाम दे दिए, शायद खबर है। उसके बाद जब मैंने ट्वीट के नीचे रिप्लाईज पढ़े तो फिर मैंने माजरत भी कर ली। मैं कहा शायद मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, पीसीबी अगर नहीं दे रहा। लेकिन बार ने ऐसा होता है सोशल मीडिया, असल में नजीब ने बिल्कुल ठीक कहा, ये दो धारी तलवार है। हर कोई यहाँ पे क्रिकेट एक्सपर्ट भी है, अच्छे बोलने वाले भी हैं, मैं सीखता भी हूँ कभी कभी, मैं बिल्कुल ओपनली एडमिट करूँगा। अच्छे ट्वीट्स करने वाले भी हैं जो कभी आपको अच्छी चीज़ भी बता देते हैं। कुछ ऐसे हैं जिन्होंने, तो ऐसे भी वैसे होता है, कुछ ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं हमने खबर डाली ना फलाना कोई ना पाकिस्तान टीम में आ सकता है, तो कहते हैं भाई अपनी सोर्स बताओ। हम जर्नलिस्ट हैं, हम एंकर हैं, वो एक आम आदमी को पूछता है अपनी सोर्स बताओ, तो कॉन्फिडेंस पे भी लोगों की हमें जो है वो दाद देना पड़ेगी। लेकिन मेरे ख्याल में एक अच्छा ऑप्शन ट्विटर ने इस्तेमाल करने को दे दिया है कि आप चाहें तो सिर्फ वो लोग आपको जो है वो रिप्लाई कर सकते हैं जिनको आप फॉलो करते हैं, तो उसका इस्तेमाल भी कभी कभी कर लेना चाहिए। अच्छा, आप तो फेवरेट जर्नलिस्ट में से हैं। ये तो वसीम खान साहब ने नाम लिया, ये वो हैं? भट्टी साहब के भी दोनों मरतबा लिए नहीं, एक मरतबा लिए, दूसरी मरतबा तो मेरी वजह से बाकी लोगों का नाम लिए। तो देखें, वसीम खान शायद ये समझ रहे हैं कि वो इस मुल्क में आ गए। मेरे ख्याल में वसीम खान हमें सर्टिफिकेट देने के लिए नाकाफ़ी हैं। हमारी अपनी जो अचीवमेंट है, हम इस मुल्क में पैदा हुए, इसी मुल्क में पले बढ़े, यहीं मरेंगे। हमारे पास ये ऑप्शन भी नहीं है कि हम ब्रीफ केस उठाएंगे और बर्मिंघम चले जाएंगे। तो वसीम खान की ये कहानी फिर किसी और वक्त के लिए रहने दें। प्रोग्राम जब करूँगा ना स्पोर्ट्स वन का, उसमें आपसे ये पूछूंगा। वसीम खान साहब को छोड़ें, अब अपनी बात करें। किस तरह से, अब तो बच्चे आपके माशाल्लाह, आगे कोई बेटे को आपको मैं मिला हूँ जी जी, क्या इस प्रोफेशन में लाने का इरादा है? नहीं, मेरा बेटा जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, बैचलर्स कर रही है, मास्टर्स कर रहा है।
एक स्पोर्ट्स से रिलेटेड ही कंपनी है, उसके लिए वो सॉफ्टवेयर बनाता है। मैं तो खुद हैरान हूँ कि हम तो इतने हाईटेक नहीं है और वो कैसे कैसे सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर रहा है। तो बिल्कुल अलग फील्ड है। देखें, हमने जितने लोगों को परेशान होते हुए देखा अपने बच्चों की सिलेक्शन के हवाले से, तो फिर यही दुआ करते हैं कि अच्छा है कि इस फील्ड में हमारा बच्चा नहीं आया, वरना हमें लोग बहुत टफ टाइम देते। बल्कि मुझे तो आपके प्रोग्राम में आते आते भी एक साहब ने कहा कि यार अगर आप क्रिकेट बोर्ड ज्वाइन करें तो आपको मीडिया मैनेजर की जॉब मिल सकती है। मैंने कहा क्रिकेट बोर्ड में बहुत सारे लोग इस इंतजार में है कि मैं क्रिकेट बोर्ड ज्वाइन करूं और वो अपने हिसाब बराबर ये करें। होता है क्रिकेट बोर्ड जी में। हाँ। पिछले दौर में नजम सेठी साहब कहते थे इनको नौकरियां चाहिए, इसलिए मेरे खिलाफ बोलते हैं या बात करते हैं पीसीबी के खिलाफ। ये होता है कि नौकरी देखिए, ऑफर ये करते हैं। हमारे अनफॉर्चुनेटली ये जो फील्ड है ना, इसमें जिसके मुंह में आता है जो चाहता है वो बक देता है। एलिगेशन लगाना बहुत आसान है, लेकिन वसीम खान भी कह रहे थे ना कि लोगों ने जब से हमने टूर बंद किए हैं, तो मैंने तो सबसे पहला सवाल ये किया कि भाई आपसे किसने फेवर लिया और आपसे किसने टूर मांगे। आप ये तो कह रहे हैं कि ये 6 लोग जो हैं ये मेरे फेवरेट है, लेकिन ये तो बताया ना किन लोगों ने आपसे टूर मांगे। फिर देखें, वसीम खान को ये नहीं पता कि ये एंकर है, ये यूट्यूबर है, ये जर्नलिस्ट है। वो तो सबको एक ही लाठी से हाँक रहे हैं ना। अच्छा, उनकी खैर उनकी बात फिर किसी वक्त। चले। तुम्हारे बच्चे नजीब क्रिकेट में इंटरेस्ट लेते हैं, हॉकी में इंटरेस्ट लेते हैं? मेरा बेटा 6 साल का है, बट उसको बड़ा शौक है क्रिकेट खेलने का। अब वो थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो फिर उसको कोई एकेडमी वगैरह ज्वाइन कराएंगे, अगर उसका शौक हुआ आगे तो खेले। बट तो पर्ची लगाओगे? तो पर्ची लगाओगे? नहीं, पर्ची वरना तो नहीं। पर्ची अब आप देखिए हम कितना लोगों को पर्ची पर्ची कहते हैं, तो ये नहीं करेंगे। लेकिन ये कि मैं समझता हूँ कि एजुकेशन के साथ अगर बच्चे का इंटरेस्ट है वो खेले, इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर शौक है तो वाई नॉट। लेकिन पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने देखा है कि पाकिस्तान में अगर आप इस तरफ चले जाएं तो फिर आपकी पढ़ाई रह जाती है, और फिर आप पाकिस्तान टीम में नहीं आए तो फिर कोई फ्यूचर नहीं है। अनफॉर्चुनेटली ऐसा है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जो भी इस फील्ड की तरफ आ रहा है, जो बच्चे देख रहे हैं, वो भी अपनी पढ़ाई को पहले रखें, और साथ साथ अगर क्रिकेट खेलना चाहते हैं और उनमें टैलेंट है तो ऑब्वियसली फॉलो करें पैशन। अच्छा अब्दुल गफ्फार, आपके बच्चे तो छोटे हैं। बिल्कुल। रोहेल 4 साल का है, जोहेल 2 साल का, तो अभी तो बहुत छोटे हैं और कुछ कह नहीं सकते उनके इंटरेस्ट क्या होंगे। लेकिन एक मेरी ख्वाहिश है, ये नहीं कि सिर्फ अपने बच्चों के लिहाज से, फैमिली में, कि मुल्क की नुमाइंदगी करना किसी भी खेल में या किसी भी शोबे में एक बड़े एजाज़ की बात होती है। तो मैं तो बतौर पेरेंट बड़ा फ़ख्र महसूस करूँगा कि चाहे मेरे बच्चे अल्लाह करे या जो हमारे सराउंडिंग फैमिली में जो कजन्स के बच्चे हैं, कोई मुल्क को रिप्रेजेंट करे। आई थिंक ये बड़े फ़ख्र की बात होती है। ये है मेरे दिल में ख्वाहिश अपनी फैमिली के हवाले से। क्रिकेट ना हो, कोई और कोई खेल। भी खेल हो, या शायद कोई ऐसा शोबा जिसमें पाकिस्तान की नुमाइंदगी आप कर सकें, जिसमें उनकी वजह से पाकिस्तान का नाम रोशन हो। तो मैं चाहूँगा ये दिन हम देखें। अब मैं कहूँगा आप दोनों, क्योंकि एंकर्स हैं, ये हमारे साथ इतनी बड़ी शख्सियत हैं, भट्टी साहब, इनसे कोई सवाल करें। भट्टी साहब, मैं चाहूँगा, आपको याद है हमने एक शो भी किया था जिसमें वो सारी बगावतों की बातें थी, वो बहुत बड़ा हिट भी हुआ, मैंने आपको बताया था। तो भट्टी साहब के साथ बात बड़े किस्से हैं, तो वो बगावत वाले किस्से तो मैं नहीं सुनना चाहूँगा। भट्टी साहब, कोई ऐसा फ़नी वाक़या या दिलचस्प वाक़या जो कवरेज के लिहाज से, जैसे आपने इंतज़ाम वाली बात बताई, तो कोई ऐसी बात अगर आपके इस पर जहन में आ रही हो तो शेयर करें, मज़ा है। देखें, वो वाक़या मेरी ज़ात से मंसूब है। चाहे उसको, वो कहते हैं ना कि ज़िंदगी में आपसे बड़े बड़े ब्लंडर्स हो जाते हैं। तो इंज़माम से मेरी बड़ी दोस्ती थी जब वो पाकिस्तान के कप्तान थे। मैं उनके घोस्ट राइटर भी था, उनके कॉलम भी लिखता था अपने अखबार के लिए। तो एक दिन कज़ाफ़ी स्टेडियम में प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। सुबह पाकिस्तान इंग्लैंड का वनडे इंटरनेशनल था, डे मैच था। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मैंने गुजरते गुजरते पूछा कि कप्तान कल, उसने कहा यार मेरे ख्याल में शायद शोएब अख्तर कल के मैच में ना खेले, लेकिन आप शाम में मुझे कॉल करके पूछ लीजिएगा कि शोएब अख्तर खेल रहा है या नहीं खेल रहा। खैर वो बात आई गई होगी। रात को हम लोग बैठे हुए, मैं, वहीद खान और समी, तो वहाँ उस्मान समीउद्दीन आए। उन्होंने भी कहा कि यार वो तो इनके चैनल पे भी खबर चल रही है कि सुबह शोएब अख्तर नहीं खेल रहा। तो वहाँ पर वो चूँकि दोस्त थे, बड़ी खबर, रात का तकरीबन कोई 12 साढ़े 12 बजे का टाइम था, अखबारों के डेडलाइन भी गुजर गई, नाराज़ हुए और
वो महफिल भी बर्खास्त हो गई। सुबह कज़ाफ़ी स्टेडियम पहुंचे तो मैंने देखा कि मीडिया सेंटर में हर आदमी मेरी तरफ देख रहा था। मैंने कहा यार कोई ब्लंडर हो गया। ऐसे मैंने टीम वार्म अप कर रही थी, सामने देखा तो देखा शोएब अख्तर वार्म अप कर रहा था। और जो हमारे अखबार की तो लीड स्टोरी थी, शोएब अख्तर उस ज़माने में स्टार था 2005 में जब इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान आई। ये एक हम सब के लिए, चारों के लिए, आप लोग चूंकि यंग है, आप लोगों के भी सबक है कि खबर को रिकन्फर्म करना। ना सिर्फ शोएब अख्तर वो मैच खेला बल्कि मैन ऑफ द मैच भी उस मैच में शोएब अख्तर हो गया। उसके तो बाद से आपके ताल्लुकात भी थोड़े से खराब हुए थे, उसके बाद ही हुए? शोएब अख्तर से तो मेरे हमेशा से क्रिकेटिंग डेज में बहुत ताल्लुकात खराब रहे, और अल्लाह का शुक्र है शोएब अख्तर की जितनी बड़ी स्टोरीज थी वो मैंने ब्रेक की, इंक्लूडिंग वो जो आसिफ को बल्ला मारा वहाँ, इसीलिए खराब थे। इस तरह के बहुत सारे शोएब अख्तर से रिलेटेड। लेकिन अब शोएब अख्तर से दोस्ती भी है, लेकिन शोएब अख्तर खुले डुले आदमी है, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गए है ना, अब तो जी। जर्नलिस्ट हो गए। यूट्यूबर। यूट्यूब पे ब्रेक करते हैं वो खबरें, कहते हैं मैं ब्रेक। खैर वो शोएब अख्तर। आपका सवाल भट्टी साहब। अच्छा भट्टी साहब, मेरा सवाल जो है ना वो सवाल भी है और मैं सीखना भी चाहता हूँ। कभी कभी हम पे किसी प्लेयर के फेवर करने का बड़ा इल्ज़ाम लग जाता है, आपका एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है, आपके ऊपर ये बहुत बात होती थी कि शाहिद आफरीदी को बड़ा अनड्यू सपोर्ट किया। इस चीज़ को कैसे आप हैंडल करते हैं और कैसे फेस करते हैं? देखें, हमारे माशरे में इल्ज़ाम तराशी या किसी के बारे में एलिगेशन लगाना ये तो कॉमन चीज़ है। आप देखें कि हमारे बड़े बड़े सियासतदानों के बारे में दूसरा मुखालिफ पार्टी का एक आदमी आता है टीवी पे और वो बात कह देता है, लेकिन आपको एक ज़ाहिर लाइन ड्रॉ। लोग मुझसे पूछते हैं यार आपके शाहिद आफरीदी से इतने अरसे और इतने देरीना ताल्लुकात रहे, तो मैंने भी, मुझे पता था कि मेरी भी लाइन यहाँ तक है, ये लाइन में क्रॉस करूंगा तो शायद मुझे शटअप कॉल मिल जाए। लेकिन आप अपना काम करते रहें, आपकी नीयत साफ हो तो अल्लाह ताला भी आपकी मदद करता है। लेकिन ये मैं कहता हूँ कि शाहिद आफरीदी हुए, इंज़मामुल हक हुए, मोहम्मद यूसुफ हुए, अब्दुल रज़ाक, अजहर महमूद, ये जितने बड़े प्लेयर थे ना उतने बड़े इंसान थे। फिर इनसे आप बैठ के बहुत सारी चीज़ें सीखते थे, इनका सेंस ऑफ ह्यूमर, इनकी क्रिकेटिंग नॉलेज। अब इंजमाम एक बात किया करते थे, कहते थे यार जब पाकिस्तान टीम जिस दिन मैच हारती है ना तो मैं कभी बॉब वुल्मर को प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए नहीं भेजता। तो मैंने पूछा वो क्यों? कहने लगा यार वो गोरा है, वो जाके सच बोल देगा। तो ये होता है। लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में जो बड़े बड़े क्रिकेट की कवरेज की, बॉब वुल्मर और इंजमाम को जिस दिन आयरलैंड से मैच हारे 2007 में, मैंने उनको जब पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आपके साथ एहसान कुरैशी, इन पे चार्ज भी लग गया था। इंडियन चैनल्स ने कहा कि यही वो दो हत्यारे हैं जिन्होंने बॉब वुल्मर को मारा। वो हमारी सीसीटीवी फुटेज भी आई। लेकिन इत्तेफाक से वो खबर भी मैंने ही ब्रेक की। हालांकि वो पीजे मीर क्लेम करते हैं कि वो टीम के साथ थे, लेकिन तलत अली मलिक अभी भी हयात हैं कि पीजे मीर ARY के साथ वाबस्ता थे। ARY पे चल रहा था कि वो अनकॉन्शियस हैं और हमने दे दिया कि बॉब वुल्मर की डेथ हो गई। उस वक्त मैं ARY पे नहीं था 2007 लेकिन वो खबर ब्रेक कैसे हुई? तो इतने उस जमाने में जर्नलिज्म में भी इतने बड़े बड़े नाम थे कि वो हमारे एक डायरेक्टर न्यूज़ थे नासिर बेग चुगताई, मैंने उनको बताया कि साहब बॉब वुल्मर मर गया है, लेकिन वो कह रहे हैं कि इस मुल्क में ये कानून है कि इस तरह आप खबर दे नहीं सकते। तो नासिर साहब ने जो खबर बनाई और वो जो वहाँ न्यूज़ एंकर ने पढ़ी, उन्होंने कहा कि बॉब वुल्मर की हालत जो है वो तशवीशनाक है और टीम मैनेजमेंट कह रही है कि बॉब वुल्मर की बेवा से मशवरे के बाद वो फर्दर अनाउंसमेंट करेंगे। चलें, इस अफसोसनाक खबर के साथ जो 2007 में हुई थी, मैं प्रोग्राम का अख्ताम कर रहा हूँ, लेकिन बहुत सैर हासिल गुफ्तगू हुई। बकरों से शुरू हुई, उसके बाद टूर्स पे गए, उसके बाद फिर नजीबुल हसनैन और अब्दुल गफ्फार ने कुछ सीखा भी, और यकीनन सीखा होगा, मैंने भी सीखा है। तो अब्दुल माजिद भट्टी साहब आपका बहुत शुक्रिया, नजीबुल हसनैन साहब आपका बहुत शुक्रिया, अब्दुल गफ्फार साहब आपका शुक्रिया, और आपका देखने का शुक्रिया। मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।